आगे चलो, आगे चलते हैं। दूसरा कौन सा था? चार्ल्स लॉ। कौन सा था? चार्ल्स लॉ। क्या कहा था? V प्रोपोर्शनल टू T। अब मुझे बताओ, आपने कौन से दो वेरिएबल लिए हैं? वॉल्यूम और टेम्परेचर, ताप और आयतन। तीन वेरिएबल थे, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। दो आपने ले लिए, तो तीसरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे आप परिभाषा क्या दोगे? स्थिर दाब पर। अब दाब क्या ले लिया अपन ने? देखो तीसरा जो बच रहा है वो क्या हो गया? दाब स्थिर हो गया। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। ये परम ताप क्या बला गई? तो हमने कहा था कि टेम्परेचर को हमेशा हम केल्विन में ही लेते हैं। जब भी टेम्परेचर केल्विन में होता है उसी को क्या कहते हैं अपन? परम ताप कहते हैं। तो परिभाषा क्या कहोगे? इस नियम के अनुसार, वो एक लाइन तो आप लिख ही दोगे क्या कि ये किसने दिया था? चार्ल्स ने दिया था। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, सबसे अच्छी बात है ये, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, अंडरलाइन कर लेना इसको, का आयतन, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। परम ताप क्या होता है? ताप यदि केल्विन में हो, परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। बहुत बढ़िया। अर्थात आगे लिख लेना, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू T। बहुत बढ़िया। अगर V प्रोपोर्शनल टू T है तो क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू KT। समानुपाती को उठाया, एक स्थिरांक लगा दिया, K। क्या आ गया? समीकरण आपकी आ गई एक। K क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है भाई। अगर आपको यहाँ से K की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप? V/T इज इक्वल टू क्या कर दोगे? K लिख दोगे। ठीक है, ओके। एक बार जरा सा पीछे वाला देखना, अपने क्या लिखा था? P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2। ध्यान रखना, अगर यहाँ से न्यूमेरिकल बाय द वे पूछता है तो आपको ये कहेगा कि आपको या तो दो प्रेशर दिए होंगे और एक वॉल्यूम दिया होगा। ठीक है, या तो दो प्रेशर दिए हुए होंगे और एक वॉल्यूम दिया हुआ होगा और दूसरी वॉल्यूम पूछ लेगा, या फिर आपको दो तो वॉल्यूम दी हुई होंगी और एक प्रेशर दिया होगा और दूसरा प्रेशर वो पूछ लेगा। तो उस न्यूमेरिकल को यहाँ से सोल्व करना है, ध्यान रखना। अगर दो दाब और एक आयतन या फिर दो आयतन और एक दाब का क्वेश्चन दे दे तो उस न्यूमेरिकल को अपन यहाँ से सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखो, V/T बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या? V/T बराबर स्थिरांक। क्या कह सकते हैं? स्थिरांक। स्थिरांक ही तो होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि V1/T1 बराबर भी क्या आएगा? स्थिरांक आएगा। और दूसरा क्या करेंगे आप? V2/T2 करोगे तो भी क्या आएगा? स्थिरांक। तो दोनों को बराबर कर दोगे, स्थिरांक से स्थिरांक कट जाएगा। क्या आएगा? V1/T1 बराबर V2/T2। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखो इस T2 को तो इधर ले जाओ और V1 को नीचे ले आओ, तो क्या आएगा? क्या आएगा? V2/V1 बराबर T2/T1। बोलो समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, आ गया होगा। V1/T1 बराबर V2/T2 किया, कुछ नहीं किया, T2 को उठा के ऊपर ले गए, V1 को उठा के नीचे ले, बस बन गया आपका समीकरण। इतना ही था। अब क्या बनाते हैं? अब अपन के ग्राफ बना लेते हैं दो चार। पहला ग्राफ
V वर्सेज T। तो हमारे पास पता है V इज इक्वल टू क्या होता है KT, Y इज इक्वल टू MX। ये V है, ये T है, ये बनेगा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। इसका जो ढाल आ रहा है वो कितना आ रहा है, K आ रहा है। अब देखो ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये किस पर बनाया है, स्थिर दाब पर बनाया है भाई, ठीक है। तो पीछे जो अपन ग्राफ बना रहे थे उसको क्या कह रहे थे, आइसोथर्म कह रहे थे। यहाँ जो ग्राफ बनाओगे उसको आइसोबार कहोगे। क्या कहोगे, आइसोबार। मतलब हर बिंदु पे जो दाब है वो कांस्टेंट है। हर बिंदु पर दाब क्या है, समान है, कांस्टेंट है। तब इसको हमने क्या कहा, आइसोबार समदाबी। तो ये जो ग्राफ बनते हैं ये कैसे बनते हैं, समदाबी वक्र। ध्यान रखना, कोई कहे समदाबी वक्र क्या होता है, तो हमने कहा कि जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाते हैं कौन से नियम से, चार्ल्स के नियम से, तो हमें क्या मिलते हैं, समदाबी वक्र मिलते हैं। समदाबी वक्र होते हैं जिनमें पूरे वक्र पे थ्रू आउट दी वक्र होता है, हर जगह क्या मिलता है आपको, प्रेशर कांस्टेंट मिलता है। वो क्या होते हैं, समदाबी वक्र। पीछे क्या था, आइसोथर्म, जिसमें हर जगह टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। तो आप इसको कह देना ये ग्राफ बन गया अपना। अब वही कह दूँ मैं आपको, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कंपटीशन के एग्जाम के बता रहा हूँ भाई, क्या होता है, इधर V इधर T, P1 P2 P3। बोलो, और बोलेगा बताओ, सही संबंध बताओ। P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ऑप्शन 2, P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ऑप्शन नंबर 3, P1 बराबर P2 बराबर P3। और ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। तो वो जैसे पीछे वाले था सिमिलर वैसा ही है, कुछ नहीं है। देखो साइड में देख लो एक बार, अपने पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, V/T बराबर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यही आ रहा है। V/T बराबर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो आदर्श गैस समीकरण एक बार बाद में एक साथ ही बना लेंगे। फिलहाल देखो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PU बराबर nRT होती है, ठीक है भाई। तो आप क्या करो, इस T को तो इधर ले आओ और इस P को उधर ले जाओ, तो क्या होगा, V/T बनाना है अपने को, तो क्या होगा, nR/P, यही तो होगा। अब जो nR है ये तो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, मोलों की संख्या क्या होगी, फिक्स होगी, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। और R क्या होता है, गैसीय स्थिरांक होता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो V/T है, ठीक है, वो किसके क्या आ रहा है, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, या फिर इसका जो प्रेशर है वो क्या आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। देखो नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, देखो स्लोप क्या था, आप लिख सकते हो क्या, ये nR/P क्या है, nR/P क्या है, कांस्टेंट है। V/T देखो, V/T बराबर क्या आया, कांस्टेंट आया, K आया। तो V/T क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, nR/P होगी, ठीक है। K बराबर क्या आएगा आपके पास, nR/P होगा। अब n भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, इनको तो हटाओ, तो आप क्या कह सकते हो, जो K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। अगर स्लोप बढ़ता है प्रेशर घटता है। यहाँ क्या कहोगे आप, जो K है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, P के। कहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि जो K है वो क्या है, nR/P है। n भी कांस्टेंट है और R भी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या कह दिया, जो K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। तो हमने क्या कहा, अगर K बढ़ता है, और K क्या है, स्लोप है, K बढ़ता है तो P घटता है, ठीक है। K बढ़ता है तो P घटता है। अब देखो कौन से ग्राफ का स्लोप सबसे ज़्यादा है, इस वाले का। देखो इसका स्लोप सबसे ज़्यादा, फिर इसका। तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है,
जिसमें P1 सबसे कम है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। P3 इसका स्लोप सबसे कम है, अगर स्लोप सबसे कम है तो इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका प्रेशर सबसे यहाँ पे जो P3 होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। दूसरा ग्राफ बना सकते हो, VT वर्सेज V या VT वर्सेज P, कुछ भी बनाओ। क्या करोगे, कांस्टेंट कर देना। अगर कुछ भी पूछ ले VT वर्सेज V कर ले, चिपकाओ सीधा ही, या फिर VT वर्सेज P कर ले, बनाओ ऐसे ही, क्योंकि VT तो क्या है, सॉरी VT नहीं, V/T वर्सेज कुछ भी पूछ ले XYZ, तो वो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। इधर तो V/T लेना, इधर XYZ कुछ भी ले लेना, ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो मतलब कांस्टेंट ग्राफ अब आपको बनाना आ गया होगा। ठीक है, कितने ग्राफ हो गए, ग्राफ तो एक ही हुआ है। दूसरा ग्राफ एक और देख लो। ऐसे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने चाहिए आपको, नीट के एग्ज़ाम, IIT के एग्ज़ाम उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब आप खुद भी अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देते हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो गई, ऐसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे वाले। ठीक है, एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ग्राफ देख लो, log V वर्सेज log T। क्या करोगे, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, KT होता है, दोनों तरफ log लो, log V इज इक्वल टू log KT। log M गुणा N क्या होता है, log M प्लस log N, लिख दोगे log V इज इक्वल टू log K प्लस का log T। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log V इज इक्वल टू log T प्लस का log K। ये Y, ये X और ये C, पास में क्या जाएगा, M आ जाएगा। Y बराबर क्या आया, MX प्लस C। ये ग्राफ बना। Y पे क्या लोगे, log V, इधर क्या लोगे, log T। इसका जो अंतःखंड आएगा वो कितना आएगा, log K। ठीक है, और इसका जो ढाल आएगा वो कितना आएगा, 1। अरे स्लोप M की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम आपका ख़त्म हो गया है, चार्ल्स लॉ ख़त्म हो गया, याद रखना अच्छे से। तीसरा नियम, नियम नंबर 3। जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, उसको देखते हैं। ठीक है, कौन सा था तीसरा नियम, तीसरा नियम था गैलो-सेक्स लॉ। गैलो-सेक्स का नियम क्या कहता था, P प्रोपोर्शनल टू T। क्या कहता था, P प्रोपोर्शनल टू T। समझ में आ गया होगा। अब क्या करने वाले हो आप, दो वेरिएबल आ गए, P और T आ गए, क्या बचा, V आ गया। V तो V क्या होगा, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगी, कांस्टेंट। अब परिभाषा खुद लिख लोगे, वेरी गुड। लिखो, क्या लिखोगे, देखो मेरे साथ बोलना, ये लिखो रहे हो क्या, स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उस गैस के परमताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे, स्थिर आयतन पर। अब मैं वो नहीं लिख रहा इस नियम के अनुसार, ये आप खुद लिख लेना। ठीक है, ये भी लिख लेना कि ये नियम किसने दिया था, गैलो-सेक्स ने दिया था। स्थिर आयतन पर, ये लो, स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान। भाई ये लाइन बार बार आप, मैंने कहा था पहले ही, हमने एक अजम्पशन माना, द्रव्यमान के क्या है, फिक्स है। तो निश्चित द्रव्यमान हर में परिभाषा में अपन इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है, परमताप के
समानुपाती होता है। परमताप क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थोड़ी देर पहले बताया था, अगर टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है तो उसको क्या कहोगे आप? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 298 केल्विन। ठीक है, तो बताओ 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होगा? ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? 298 केल्विन। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होगा? उसमें जोड़ देना। सॉरी, 273 केल्विन होता है। सॉरी, कितना होता है? 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर। ठीक है, अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर पूछे तो क्या कर दोगे? 27 प्लस का 273 कितना आ जाएगा? 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर पूछे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर पूछे जिसको आप रूम टेम्परेचर मानते हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर मानते हो। आजकल रूम टेम्परेचर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया गया। कमरे का जो ताप है उसको कितना मान लिया गया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया है। तो केल्विन में कितना होगा? 300 केल्विन। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हो तो 298 केल्विन वो हो जाएगा। ठीक है, 273 में 25 जोड़ देना, 298 आएगा। तो आओ, अर्थात आप क्या कहोगे कि जो P है वो प्रोपोर्शनल है किसके? T के। क्या करोगे? समानुपाती को उठाओगे, इस तरह लगाओगे K, वो बराबर क्या हो जाएगा? T। समीकरण आ गया 1। K क्या है? कुछ नहीं है। K क्या है? कुछ भी तो नहीं है। K तो एक स्थिरांक है। लिख सकते हो, अगर K स्थिरांक है तो आप कह सकते हो कि सर P/T बराबर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि P1/T1 बराबर क्या आएगा? P2/T2 आपके पास आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको यहाँ से निकालना है P2/P1 तो बराबर क्या हो जाएगा? T1/T2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये समीकरण आपके पास आ गया। वेरी सॉरी, P2/P1 कर रहे हो ना तो T2/T1 आएगा। क्या आएगा? T2/T1। बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फिर ग्राफ बाद में बनाएंगे। देखो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, अगर दाब बढ़ता है तो ताप बढ़ता है, या फिर आप कह सकते हो अगर ताप कहीं पे बढ़ता है तो उसका दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार जिन घरों में आग लग जाती है, ठीक है, जिन घरों में आग लग जाती है तो वहाँ से लोग भग जाते हैं। क्यों भग जाते हैं? क्यों भग जाते हैं? क्योंकि वहाँ जो सिलेंडर होता है उसके फटने का डर रहता है। और आपने कई बार सुना भी होगा कि जिस घर में आग लग जाती है वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि सिलेंडर फट जाता है। क्यों बढ़ता है? देखो, अगर जब आग लगेगी, ठीक, आग लगेगी तो सिलेंडर में कुछ ना कुछ गैस होगी और उस कुछ ना कुछ गैस का क्या होगा? दाब होगा। ठीक है, तो आग लगने पे क्या होगा? ताप बढ़ेगा, और ताप अगर सिलेंडर के चारों तरफ भी बढ़ेगा तो ताप अगर बढ़ेगा तो सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका दाब बढ़ेगा। अब कितना बढ़ सकता है? सिलेंडर की भाई कैपेसिटी है, इस सिलेंडर में 100 ATM तक की गैस आ सकती है। 100 ATM दाब पर ही गैस आ सकती है। इससे ज़्यादा अगर इसके आप गैस डालोगे, इससे ज़्यादा दाब पर, तो सिलेंडर फट जाएगा। तो एक लिमिटेड कैपेसिटी तो होती है किसी न किसी की, सिलेंडर की, गुब्बारे की, किसी न किसी की क्या होती है? एक लिमिटेड कैपेसिटी तो होती है। तो होता क्या है? होता यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ गया तो प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस वाली सिचुएशन में आपका सिलेंडर फट जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपके लिए, एक सिलेंडर जिसमें अधिकतम 15 ATM दाब पर गैस भरी जा सकती है, गैस भरी जा सकती है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसमें कोई गैस भरी जाती है, कोई गैस भरी जाती है जिसका दाब 10 ATM है।
अगर आग लग जाती है तो बताओ किस ताप पर सिलेंडर फट जाएगा। ठीक है, किस ताप पर सिलेंडर फट जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, क्या क्या दिया है पहले तो वो देखो। एक सिलेंडर जिसमें अधिकतम 15 ATM दाब पर गैस भरी जा सकती है, मतलब उसकी आपको कैपेसिटी बता दी कि उस सिलेंडर में लास्ट 15 ATM पर ही कोई गैस भरी जा सकती है। 15 ATM मतलब क्या हो गया कि इसका जो अंतिम प्रेशर है, जो फाइनल प्रेशर है वो कितना आ गया, 15 ATM आ गया है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें कोई गैस भरी जाती है जिसका दाब कितना है, 10 ATM। अब आपने उस सिलेंडर में कोई गैस भर दी जिसका दाब कितना लिया है, 10 ATM लिया है, तो यहाँ से P1 की वैल्यू भी आपको गिवन है, वो कितनी है, 10 ATM है। फिर देखो क्या कर रहा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब एक पहला ताप दे दिया, अपन शुरुआती कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको T1 का मान भी उसने दे दिया, T1 बराबर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना आएगा, 300 केल्विन। हम बार बार देखो ताप जो परिभाषा है उसमें जिक्र कर रहे हैं, ताप को किस में लेना है, परम ताप केल्विन में लेना है। ठीक है, तो अब T2 पूछा है, बताओ कौन सा वो ताप होगा जिस पर सिलेंडर फट जाएगा, अगर आग लग जाती है तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो गैलोशेक का नियम होता है वो क्या कहता है, P2/P1 बराबर T2/T1। रखो वैल्यू, P2 की वैल्यू 15 ATM, P1 की वैल्यू 10 ATM, ATM से ATM कटा, बराबर T2 की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, T1 की वैल्यू 300 केल्विन। कर लोगे यहाँ से, T2 इज इक्वल टू करोगे 15/10 गुणा 300, ये लो 15 तिया 45 और 0, 400 केल्विन ताप पर, 400 केल्विन ताप पर अगर कमरे का ताप 400 केल्विन हो जाता है तो आपका सिलेंडर वहाँ पे फट जाएगा। कब, आग लगने के बाद। आए समझ में। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो आपने सुना होगा कि गर्मियों के समय में जो गाड़ियाँ चलती है उनके टायर फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जो रोड होती है या फिर वैसे ऊपर से गर्मियाँ गिरती है तो जो वातावरण का तापमान है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा। इस नियम से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो टायर के अंदर जो हवा होती है उसका दाब बढ़ जाएगा। अगर दाब बढ़ जाएगा तो जो ट्यूब होती है उसमें जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो आप गैस भर सकते हो। अगर उसका दाब बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ट्यूब आपकी फट जाती है, टायर फट जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, गर्मियों के समय में गाड़ियों के टायरों में हवा कम रखी जाती है, ठीक है ना, हवा कम रखी जाती है। एक एप्लीकेशन और है, वो किसी दूसरे लॉ का है, वो ये है कि जब अपन गुब्बारा जो होता है ना, उस बैलून उसको जब अपन मुंह से हवा भर के ऊपर की तरफ उड़ा देते हैं तो वो ऊपर जाके फूट जाता है। सुना है ना आपने, देखा होगा जब मकर संक्रांति को आप पतंग उड़ाते हो उस टाइम कुछ लोग गुब्बारे भी उड़ाते हैं, तो जो गुब्बारे होते हैं ऊपर जाके फूट जाते हैं। क्यों होता है ऐसा क्यों होता है? देखो आपको पता होना चाहिए कि जो P होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो मतलब दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाता है या फिर आप भी अगर ऊपर जाते हो ना तो ऊपर गैसों का दाब कम होने लग जाता है। आपको पता होना चाहिए ऊपर गैसों का दाब कम होने लग जाता है, ठीक है। तो अगर गैसों का दाब कम हो गया तो वहाँ पे गैसों का आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैसों का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, अगर आयतन बढ़ गया तो जो गुब्बारा है वो पहले तो मोटा हो जाएगा और फिर मोटा होकर क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है। कहाँ से निकालोगे इसको, बोल्स लॉ से आप कह दोगे। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, इन नियमों के। एक और आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ की चोटी पे अगर पहाड़ पर जाकर अपन कोई भोजन पकाते हैं तो वहाँ पे उस भोजन को पकाने के लिए आपको ताप ज़्यादा देना पड़ेगा। उस भोजन को पकाने के लिए ताप ज़्यादा देना पड़ेगा। बताओ क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ऊपर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है।
ऊपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जैसे आप ऊपर जाते हो, ऊंचाई पर जाते हो, तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे गैसों का दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो ऊपर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो तापमान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो आपने ये सुना होगा कि जो मान लो कोई पानी है, ठीक है, और पानी का जो क्वथनांक है, पानी का जो क्वथनांक मतलब जब पानी को आप उबालोगे, अपन नॉर्मल सिचुएशन में आप यहाँ पे हैं, तो अगर यहाँ पे अगर पानी को उबालते हैं तो पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगर उसी पानी को हम पहाड़ के ऊपर लेके जाएँ और वहाँ पे अगर पानी को उबालें खुले बर्तन में, जैसे यहाँ पे खुले बर्तन में उबालते हैं, तो वहीं पे खुले बर्तन में उबालते हैं। यहाँ जो है, जो वातावरण का दाब है वो 1 atm है। वातावरण का दाब कितना है, 1 atm। और प्रेशर कितना है, नॉर्मल प्रेशर होता है, टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और प्रेशर कितना है, 1 atm। तो वहाँ पे जो पानी है उसका जो क्वथनांक है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अपने ग्राउंड पे। अगर अपन उसी पानी को पहाड़ की चोटी पर ले जाके उबालें तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। तो जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, अब वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया तो वो कम पे नहीं उबलेगा। उसको उबालने के लिए आपको जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसको चाहिए ही चाहिए, और वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहाँ पे प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना पहाड़ पे, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। अब प्रेशर कुकर में क्या है, गैस बढ़ती है। क्या, कोई भी आप लिक्विड लेते हो प्रेशर कुकर में तो वहाँ पे गैस बनती है। गैस बनेगी, गैस का दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो उसके अंदर का जो तापमान है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा और आपका खाना वहाँ पे जल्दी पक जाता है। इसलिए तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में जो होता है वो आप जैसे ही आप उसको बंद करके रखोगे तो गैसों का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाएगा तो ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ जाएगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है, और देखो आपने एक वो देखा होगा जिसमें इंसान बैठ के उड़ते हैं उस गुब्बारे में। ठीक है, उसमें नीचे से क्या जलती रहती है, नीचे से क्या जलती रहती है, आग जलती रहती है। क्यों जलती रहती है, वो इसीलिए होता है, कहाँ चला गया, हाँ, P प्रोपोर्शनल टू T, यहीं से होता है। ऊपर क्या होता है, दाब कम होता है। ठीक है, तो और दाब कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो होता क्या है, उसमें नीचे से टेम्परेचर अपन बढ़ाते जाते हैं। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ने के लिए चला जाएगा। अब ध्यान रखना, आपको अगर उसको नीचे उतारना है तो उस आग को वो कम कर देते हैं। कभी देखा हो तो, कभी देखो तो बड़ा सारा जो बैलून होता है उसमें 2-4 लोग बैठ के, नीचे से उसमें एक मोटर होती है, उससे आग जलती है, आग निकलती है, और वो आग उसमें गुब्बारे में भरती है, जिससे उस गुब्बारे का जो दाब है, वो बढ़ जाता है। दाब अगर बढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ उड़ान भरेगा। अगर आपको उसको नीचे लैंड करवाना है तो आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, मतलब उस आग को थोड़ा कम करोगे। आग को कम करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो वो अपने आप ही धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इन लॉज के, पढ़ना कोई अच्छी सी बुक लेके। ठीक है, ये हो गया। अब इसके 2-3 ग्राफ बना लेते हैं अपन। ध्यान रखना, कोई पूछ ले कि गर्मी के समय में गाड़ियों के जो टायर होते हैं उनमें हवा कम क्यों रखी जाती है, तो क्या कहोगे कि गर्मी के समय में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गेलुशेक के नियम के अनुसार प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर दाब ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ियों के टायर वहाँ पे फट जाएंगे। ठीक है भाई, पहला ग्राफ है आपके पास P वर्सेज T, कुछ नहीं है, बना दो। P बराबर KT, Y इज इक्वल टू mx। ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये स्ट्रेट लाइन, इसका जो स्लोप आया वो कितना आया, K आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ ले कि P/T और किसी के बीच में ग्राफ बना जा रहा है तो P/T क्या है, कांस्टेंट है, बना दो, ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ जो है वो है log P वर्सेज log T। मेन जो ग्राफ थे वो तो कौन से इंपॉर्टेंट थे, आपके बॉयल्स लॉ के ग्राफ इंपॉर्टेंट थे, अपने 5 ग्राफ बनाए थे वहाँ पे। ठीक है, तो log P वर्सेज log T बना लोगे, वेरी गुड। ले लो log, ले लो इसका। P बराबर क्या है, KT है, क्या करेंगे अपन, log लेंगे। अगर आप log लोगे तो क्या होगा, log P बराबर log KT। log m गुणा n क्या होता है, log m प्लस log n, log k प्लस का log t। इसको पहले लिख दो, log p इज इक्वल टू log t
प्लस का log k, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ कौन सा बना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c। बना दो, ये वाला बनता है। इधर क्या आएगा log p, इधर क्या आएगा log t। ये इसका क्या आ गया अंतःखंड। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है log k। इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है वो कितना आ रहा है 1। ठीक भाई, m का वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये आपका तीसरा नियम ख़त्म हो गया है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इनमें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है कौन सा है एवोगैड्रोज लॉ। कौन सा है एवोगैड्रोज लॉ, आवागाद्रो का नियम। कौन सा है एवोगैड्रोज लॉ, आवागाद्रो का नियम। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी लॉ नंबर 4, एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है v प्रोपोर्शनल टू n। सॉरी, अब देखो इसमें कौन सा वेरिएबल आ रहा है, केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है वॉल्यूम। तो पीछे बचे दो वेरिएबल, कौन कौन से, प्रेशर और टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे बताओ, कौन किसको कांस्टेंट लेना है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट लेना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल आ रहा है, कौन सा वॉल्यूम। तो क्या कहना है, देखो क्या कहते हो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में, टेम्परेचर और प्रेशर क्या लेते हो आप, कांस्टेंट लेते हो ना। तो लिखते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, उसके मोलों की संख्या, उसके, या तो लिख दो आप मोलों की संख्या, या आप कह सकते हो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, ओके, दिख रहा होगा आपको, समानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हो v प्रोपोर्शनल टू n, हटा लो, v इज इक्वल टू के एन। ठीक है, ग्राफ आप बनाएंगे चरित्र में वही नॉर्मल बनेंगे। तो अगर v इज इक्वल टू के एन है तो v बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या करोगे अगर ऐसा होता है तो v1 बाई n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 बाई n2 हो जाएगा। ठीक है भाई, n2 को तो ले आओ, v1 को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से v2 बाई v1 इज इक्वल टू n2 बाई n1। ये आपका बन चुका है। अगर आपको दो वॉल्यूम दे दे और किसी एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पे एक अणुओं की संख्या दे दे, तो बोलेगा कि बताओ उस टेम्परेचर और प्रेशर पे आप हमें अणुओं की संख्या बताओ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको उतार लोगे। ठीक है, ये चारों नियम क्या हो गए, ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो अब इसको भी मिटाओ, ख़त्म हो गया काम अपना इसका भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमने एब्जॉर्प्शन बताया था वो आपको पता होना चाहिए। हेडिंग डाल दो।
संयुक्त गैस समीकरण। क्या लिखोगे? संयुक्त गैस समीकरण, इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है भाई, क्या कहते हो? कंबाइंड गैस इक्वेशन। देखो भाई क्या होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से क्या था आपके पास? V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दूसरा आपके पास क्या था? दूसरा जो आपके पास था वो था आपके पास चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या था? क्या था? चार्ल्स के नियम से वो क्या था? V प्रोपोर्शनल टू T, यही था। ओके, तो अब आप दोनों को मिला के लिख सकते हो क्या? दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को अगर कंबाइन करके लिखोगे तो V है और इधर V किसके प्रोपोर्शनल है? 1/P के, और यहाँ V किसके प्रोपोर्शनल है? T के। तो मिला के लिखने पे क्या आएगा? V जो है वो प्रोपोर्शनल है T के, और किसके है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? P के। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? ओके, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया तो अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या करो? समानुपाती को हटाओ। V बराबर क्या आएगा? K T/P आएगा, वेरी गुड। K क्या है? K क्या है? समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, अगर ये समानुपाती स्थिरांक है तो इस देखो P को इधर ले आओ, PV बराबर क्या आ जाएगा? KT। अब इस T को भी इधर ले आओ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? PV/T बराबर क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, अर्थात PV/T बराबर क्या आ जाएगा? स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, अतः अगर ऐसा होता है, दिख रहा है, 1 मिनट देख लो, फिर इंक डाल लेते हैं। चलो आप इसको आगे सॉल्व करो, आगे और क्या लिख सकते हैं इसको? ठीक है, दूसरा ले लेता हूँ तब तक मार्कर। ठीक है, चल रहा। तो आपने क्या किया? अतः इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि P1 V1/T1 बराबर के, और ऐसे सिमिलरली P2 V2 बराबर T2। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो आगे कहीं नहीं जाना। यही आपकी आ गई क्या? क्या आ गई? यही आपकी आ गई कंबाइंड गैस इक्वेशन। यही संयुक्त गैस समीकरण है। क्या है? कंबाइंड गैस इक्वेशन है। ठीक है, आ गया समझ में? बस क्या, कुछ नहीं किया, दो नियम को मिला दिया। पहला नियम था बॉयल का नियम, क्या था? V प्रोपोर्शनल टू 1/P। दूसरा नियम क्या था? चार्ल्स का नियम, क्या कहता था? V प्रोपोर्शनल टू T। दोनों को लिखा तो यहाँ से मिला के लिख दिया। जो V है वो T के तो प्रोपोर्शनल है, और P की क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लिख दिया। कुछ नहीं किया, समानुपाती को हटा दिया, एक स्थिरांक लगा दिया K। K क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको स्थिरांक रहने दिया, इसके पास में जो भी उसको उठा के इधर ले आए, तो ये P ऊपर चला गया और T कहाँ गया? नीचे। क्या आया? PV/T बराबर क्या आ गया? स्थिरांक आ गया। हमने लिखा कि PV/T क्या है? स्थिरांक है। तो क्या कहोगे कि P1 V1/T1 बराबर लिख सकते हैं अपन P2 V2/T2। बस इसी को क्या बोल दिया? संयुक्त गैस समीकरण, कंबाइंड गैस इक्वेशन। ध्यान रखना,
आदर्श गैस समीकरण अलग है, संयुक्त गैस समीकरण अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके मिटाऊँ इसको। बहुत बढ़िया। अगली जो अपनी हेडिंग है वो आप लिखोगे आदर्श गैस समीकरण। क्या लिखोगे? आदर्श गैस समीकरण आप लिखोगे। ठीक है भाई, क्या लिखोगे? आदर्श गैस